छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी की बात लगातार हो रही है और लगातार घोटालों की बात हो रही है। ईडी वाले आते हैं, कोल घोटाले को एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि 540 करोड़ रुपए का घोटाला कोल में हुआ है। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज मैं फिर से इस बारे में बात करने आया हूं, इसलिए क्योंकि ईडी ने आज एक महिला आईएएस को गिरफ्तार किया है। रानू साहू आईएएस हैं, उनके बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी पहले से भी सुने होंगे आपने, और उनका नाम इस घोटाले में लिया गया है। और ईडी के हवाले से माने तो, ईडी के कहे अनुसार माने तो रानू साहू भी 540 करोड़ के कोल घोटाले में शामिल है। उनकी प्रॉपर्टी अभी तक ईडी ने अटैच कर चुकी है और लगातार अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक समन जारी होता रहा, पेशी होती रही। और आज अचानक से जो है, यानी कि कल खबर आ गई थी कि ईडी की जो टीम है रानू साहू के घर में फिर से दबिश दी है और आज सुबह 11 बजे के आसपास खबर आती है कि रानू साहू को अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 25 जुलाई तक की रिमांड दी, यानी कि ये मान सकते हैं कि 25 जुलाई तक जो है आईएएस रानू साहू से पूछताछ होगी इस पूरे प्रकरण में कि घोटाला क्या था, नाम कैसे शामिल हुआ, बहुत सारे पूछताछ, जो उनका तरीका है पूछताछ करने का, उस एंगल से पूछताछ होगी। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रानू साहू का इन्वॉल्वमेंट कैसे आया, रानू साहू कौन है, अब तक कहां कहां पोस्टेड रही है। चूंकि इससे पहले इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें से एक आईएएस समीर बिश्नोई भी शामिल है, सौम्य चौरसिया भी शामिल है, जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में बात करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कोल घोटाला आखिर है क्या, ईडी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक इस मामले में क्या कुछ कहा है, आज उनका एक और बयान आया है, वो भी बयान आपको एक एक करके बताएंगे कि पूरा घोटाला आपको शुरुआत से बताते हैं। आपको कल की कहानी बताते हैं कि कल ईडी की टीम दबिश देने रानू साहू के घर पहुंची तो क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ हुआ है इस पूरे प्रकरण में। शुक्रवार को ईडी ने रायपुर के ऑफिसर्स कॉलोनी में, जो कि रानू साहू का घर है, वहां पे उनका बंगला है, वहां पे दबिश दी थी। इसके बाद जो है आज सुबह 11 बजे के आसपास ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार कर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। 1 घंटे की दलील चली। 1 घंटे की दलील के बाद कोर्ट ने ईडी को 3 दिन की रिमांड दे दी है। ये मैंने पहले आपको बता चुका इसके बारे में। इसके बाद रानू साहू के बचाव पक्ष के वकील जो फैजल रिजवी साहब हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। वहीं ईडी के वकील ने रानू साहू पर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने का दावा किया, यानी कि ईडी की तरफ से जो वकील है पांडे साहब, उन्होंने कहा है कि रानू साहू की ओर से पूछताछ के लिए सहयोग नहीं की जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर रानू साहू का नाम कैसे आया। आरएस लिखा हुआ था, रानू साहू, हो सकता है आरएस का मतलब कुछ और होता हो, रानू साहू भी होता हो। रानू साहू के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक उनको बुलाया गया, जब बुलाया गया तब ईडी का सहयोग उन्होंने किया है। ये वकील साहब है रानू साहू की ओर से, उन्होंने बताया है। जनवरी से आज तक इनको और कोई समन नहीं आया है, यानी कि जनवरी के बाद से अभी तक कोई समन नहीं आया है, ऐसा फैजल रिजवी साहब का कहना है। 21 जुलाई को सुबह अचानक, यानी कि जो कल की बात है, 21 जुलाई की सुबह अचानक ईडी की टीम आई और उनको कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि रानू साहू जब कोरबा में कलेक्टर थी तब के व्हाट्सएप चैट में रानू साहू का उल्लेख है और एक डायरी उपलब्ध हुई है, इसमें आरएस लिखा गया है। इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। जो व्हाट्सएप चैट बताया जा रहा है वो किसी के मोबाइल के नहीं निकाले गए हैं या ईडी कहां से लाई है इसका साक्ष्य उन्होंने पेश नहीं किया है, ये फैजल साहब का कहना है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कैम के से पहले कि इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसके आगे फैजल रिजवी ने जो ईडी के प्रॉपर्टी अटैच करने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है रानू साहू के माता पिता की कुछ प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया गया है। वह जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वह साल 2019 के पहले की है। ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये स्कैम 2020 का है। ईडी की ओर से बताया जा रहा है कि ये स्कैम 2020 का है, तो प्रॉपर्टी अटैच का कोई मतलब नहीं है। सुनवाई के दौरान रानू साहू ने खुद कहा, अंदर खड़े होकर कहा कि उन्होंने जब बुलाया है मैं गई हूं और कुछ नहीं कहना चाहती हूं। उन्होंने खुद अपनी रिमाइंड पर आपत्ति दर्ज किया है। ईडी के वकील क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सौरभ पांडे साहब है ईडी के वकील। उनका कहना है कि कोल लेवी स्कैम में उनका रोल होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए और भी बहुत सारे उनके पास डाटा है, उसे कंफर्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। वो पूछताछ में केवल यही कहती थी मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, इसके अलावा तो विटनेस से कंफर्म कराना होगा, उसमें भी भाग लेना नहीं चाहती थी।
ऐसी परिस्थिति में हमें अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी है। ईडी की ओर से जो वकील हैं सौरभ पांडे साहब, उन्होंने कहा है। सौरभ पांडे ने आगे क्या कुछ बताया आपको बता दें कि सौरभ पांडे ने बताया कि रानू साहू की 5,52,00,000 की टोटल प्रॉपर्टी अटैच की गई है। उनकी प्रॉपर्टी को हमने 3 भाग में बांटा है, ए, बी, सी, और ए हिस्से वाली प्रॉपर्टी को इन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए खरीदी है, ऐसा सौरभ पांडे साहब का कहना है। पैसा इन्हीं का था जो जनरेटेड क्राइम का पैसा था। दूसरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेनामदार है, उनके नाम से खरीदी हुई है। तीसरे हिस्से यानी कि जितना हमने प्रोटेक्ट किया है इस क्राइम में वो मूर्त रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिख रही है उसे पीएमएलए के तहत जो पावर दिया गया है उसी वैल्यू की दूसरी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। सौरभ पांडे साहब ने बता दिया प्रॉपर्टी अटैचमेंट के बारे में क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में की जो कहानी जो शुरुआत हुई है अक्टूबर 2022 से हुई है, जब कोयला ट्रांसपोर्टिंग मामले में ईडी ने रानू साहू के घर पे रेड डाला था। तब रानू साहू रायगढ़ की कलेक्टर की जिम्मेदारी पर थी, तब भी ईडी ने कलेक्टर बंगले में रेड किया था। इसके बाद से लगातार रानू साहू के घर पर ईडी की टीम पहुंच रही थी। अब जब रानू साहू मंडी बोर्ड की एमडी और कृषि विभाग के डायरेक्टर के रूप में मंत्रालय में काम कर रही है, तब ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोल ट्रांसपोर्टिंग लेवी मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि राज्य में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब यह घोटाले की राशि बढ़ सकती है, ऐसा ईडी का अनुमान है। अब आपको बता दें कि पूरा कोल घोटाला क्या है, कहानी कहां से शुरू हुई। इसकी कहानी शुरू होती है 15 जुलाई 2020 से। राज्य के भू विज्ञान और खनन विभाग ने खदानों से कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ई परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया। इस नियम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी करने की जो प्रोसेस होता है वो जरूरी हो गया। लेकिन ईडी का दावा है कि इसके लिए कोई एसओपी या प्रक्रिया नहीं की गई, यानी कि मन माफिक जिसे चाहे उसे इन्होंने दे दिया। एक माइनिंग कंपनी के खरीदार के पक्ष में कोल डिलीवरी ऑर्डर यानी कि सीडीओ जारी करती है, जिसे तब कंपनी के पास 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से यानी कि बयाना राशि ईएमडी जमा करनी होती है और 45 दिनों के भीतर कोयला उठाना पड़ता है। ईडी का दावा है कि नए नोटिफिकेशन ने कथित तौर पर माइनिंग कंपनियों को ट्रांसमिट परमिट के लिए एनओसी लेने के लिए सरकार के पास आवेदन करने को मजबूर कर दिया। बगैर एनओसी के परमिट जारी नहीं किया जाता और सीडीओ भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। 45 दिन के बाद सीडीओ खत्म हो जाएगी और खरीदार की एएमडी को भी जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा ईडी ने पूरी कहानी बताई है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि माइनिंग डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट प्रोसेस सही नहीं थी। कई जगह पर सिग्नेचर नहीं थे, नोट शीट नहीं थी। कलेक्टर या डीएमओ की मनमर्जी पर नाम मात्र की जांच करवाकर एनओसी जारी कर दी जाती थी। ईडी के मुताबिक 15 जुलाई 2022 के बाद बगैर किसी एसओपी के 30,000 से ज्यादा एनओसी जारी कर दी गई और इन आउट का रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया। अफसरों की भूमिका साफ नहीं थी, ट्रांसपोर्टर का नाम, कंपनी नाम भी नहीं था, ऐसा ईडी ने कहा है। आगे आपको बता दें कि 25 रुपए से 540 करोड़ की कहानी क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ईडी के मुताबिक ईडी का कहना है कि इस पूरे पोर्टल को सूर्यकांत तिवारी चलाता था। उसने सीनियर अफसरों की मदद से उगाही का एक नेटवर्क तैयार किया था। इसमें हर खरीदार या ट्रांसपोर्ट को डीएम ऑफिस से एनओसी लेने से पहले 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से चुकाना पड़ता था। यह ईडी का सबसे बड़ा आरोप है। इसके लिए उन्होंने कुछ आदमियों को रखा जो इस पैसे को इकट्ठा करते थे। बाद में इन पैसों को किंग पिन वर्करों, सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरों और राजनेताओं में बांट दिया जाता था। यह ईडी का सबसे बड़ा आरोप है इस पूरे प्रकरण में। ईडी का यह भी अनुमान है कि ऐसा करके हर दिन 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही की गई, रोज 2 से 3 करोड़ की उगाही की गई, ऐसा ईडी का मानना है। इस मामले में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया। लक्ष्मीकांत तिवारी ने कबूल किया है वो हर दिन 1-2 करोड़ की उगाही करता है, ऐसा ईडी ने कहा है, जो तमाम मीडिया में छपा भी है और दिखा भी है। ईडी के मुताबिक इस पूरे खेल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई। इस मामले में जनवरी 2023 ने तक ईडी ने आरोपियों की 170 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। अब आपको बता दें कि ईडी ने आगे और क्या कुछ बताया है जो इसे मीडिया ने पब्लिश किया है, मीडिया ने दिखाया भी है। ईडी ने बताया कि सूर्यकांत तिवारी ने कोयला ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों से जबरन पैसे ऐंठने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी टीम बना रखी थी। सूर्यकांत तिवारी, चूंकि बड़ी भूमिका सूर्यकांत तिवारी की बताई गई अब तक इस मामले में, उसकी यह टीम निचले स्तर पर सरकारी अफसरों और ट्रांसपोर्टर्स और करीबियों के बीच में कोऑर्डिनेट किया करती थी, ऐसा ईडी का कहना है। चूंकि उसकी
ये टीम पूरे राज्य में फैली थी, इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। कोल्ड डिलीवरी के ऑर्डर और जबरन वसूली की रकम को एक्सेल शीट में रखा जाता था, इसे सूर्यकांत तिवारी के साथ साझा किया जाता था, यानी कि पूरा हिसाब किताब जो है शेयर होता था। ईडी ने आगे क्या कुछ बताया अभी आपको बताते हैं कि ईडी का मानना है कि 2 साल में 500 करोड़ से ज्यादा की जबरन वसूली की गई, इसलिए माना जा सकता है कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ रहा होगा जिनके पास राज्य की मशीनरी को कंट्रोल करने की ताकत थी। ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी बताया कि इस पैसे को क्या कुछ हुआ। तो ईडी के मुताबिक जो जानकारी है, सूर्यकांत तिवारी के पास एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में उसने लिखा है कि वो कितना पैसा किसे देता था। इस डायरी में लिखा है जबरन वसूली से आए 540 करोड़ रुपए में से 170 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति खरीदी गई। बेनामी संपत्ति यानी कि किसी दूसरे के नाम पे संपत्ति खरीदी गई, ऐसा ईडी ने कहा है। ईडी ने यह भी कहा कि 52 करोड़ रुपए राजनेताओं को दिए गए, यानी कि राजनेताओं को बांटे गए 52 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के विधायकों को दिए गए, 6 करोड़ रुपए पूर्व विधायकों में बांटे गए। इसके अलावा 36 करोड़ रुपए अफसरों में बांटे गए हैं, ऐसा ईडी ने आरोप लगाया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ईडी ने अब तक इस पूरे मामले में किस किस को आरोपी बनाया, तो भी आपको बता देते हैं। सूर्यकांत तिवारी जो सबसे बड़ा नाम है, इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड उसे माना जा रहा है। जबरन वसूली के लिए इसी ने नेटवर्क तैयार किया था। सौम्या चौरसिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी है। इनकी 7.5 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त हो चुकी है ईडी के मुताबिक। लक्ष्मीकांत तिवारी जो है सूर्यकांत तिवारी के चाचा हैं, कबूला है कि हर दिन 1 से 2 करोड़ की उगाही करते थे। सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी और मां कैलाश तिवारी भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में। समीर बिश्नोई 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं और समीर और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए कैश मिले हैं और 4 किलो सोने की जवरात भी मिले हैं। सुनील अग्रवाल अग्र नाम है, इंद्रामणि ग्रुप के मालिक हैं, कोयला कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी के बड़े करीबी और बड़े कारोबारी दोस्त हैं। इन सब के अलावा माइनिंग अफसर शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, राजेश चौधरी को भी आरोपी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत तिवारी के रिश्तेदार मनीष उपाध्याय को भी पुलिस ईडी ने आरोपी बनाया गया है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है अभी आपको बताते हैं कि ईडी की छापेमारी को कांग्रेस ने राजनीतिक दबाव बताया था। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने कहा था कि ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है और इसे पार्टी डरने वाली नहीं है। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में कहा था कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई उन्होंने इस पूरे बताया था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस से डर गई है और अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पूरे मामले में चूंकि राजनीति जारी है और क्या कुछ हुआ ये भी हमने बता दिया, लेकिन एक मन में लोगों ने कुछ सवाल किया था कि रानू साहू के बारे में भी जानकारी दी जाए कि रानू साहू कौन है, आईएएस कब बनी, इससे पहले क्या करती थी, घर परिवार कौन है, तो वो भी अब आपको बता देते हैं। रानू साहू की चर्चा इसलिए भी छत्तीसगढ़ में होती क्योंकि तेज तर्रार आईएएस के रूप में उन्हें गिना जाता है, उनकी चर्चा होती है। इसके अलावा रातों रात उनका तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया था क्योंकि मंत्री से उन्होंने पंगा ले लिया था। अब आपको बताते हैं रानू साहू की जर्नी कैसी रही है। रानू साहू 2010 बैच की अफसर है। रानू साहू का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पांडुका में हुआ था। रानू पढ़ाई में अच्छी थी। जब रानू ने 10वीं पास की थी तो उनके 90% अंक आए थे। साल 2005 में रानू साहू डीएसपी बन गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पुलिस की वर्दी उन्हें काफी पसंद थी और वो खुद हमेशा पुलिस की वर्दी में देखना चाहती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद रानू ने एग्जाम दिया तो उनको डीएसपी पद मिला। बेटी पुलिस में जाएगी ये बात सुनकर उनके पिता भड़क गए थे, हालांकि बाद में मान गए। डीएसपी बनने के बाद रानू ने पुलिस की ट्रेनिंग की, साथ ही यूपीएससी की तैयारी करती रही। उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया था कि उन्हें आईएएस अफसर बनना है। साल 2009 में जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो उनका सिलेक्शन आईएएस के लिए हो गया। जब आईएएस बनी तो छत्तीसगढ़ कैडर मिला। तब जब कलेक्टर बनी तो कांकेर जिला उन्हें पहली पोस्टिंग मिली। वह उस जिले की 14वें नंबर की कलेक्टर थी। जब रानू साहू कोरबा की कलेक्टर थी तब उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। सीएम से तक शिकायत की गई थी। एक मंत्री से विवाद के चलते उनका रातों रात ट्रांसफर कोरबा से रायगढ़ कर दिया गया था। रानू साहू के पति के बारे में आपको बता दूं, रानू साहू के पति जो है जयप्रकाश मौर्य हैं, वो भी आईएएस हैं और मंत्रालय में अभी जो है माइनिंग के एमडी हैं। वहीं रानू साहू की मां राजनीति में है, जिला पंचायत सदस्य हैं। रानू की एक बहन भी है जो महिला बाल विकास विभाग में अफसर है। रानू साहू 4 जिलों की कलेक्टर रही, पहले कांकेर, फिर बालोद, फिर कोरबा और अब रायगढ़। अब रायगढ़ के बाद जो है अभी वो मंत्रालय में पोस्टेड है। अब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब रेड पड़ी थी तब वो रायगढ़ में पोस्टेड थी। रानू साहू की पूरी कहानी हमने बता दी है। कोल घोटाले में क्या कुछ हुआ है अब तक बता दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा था ये भी बता दिया है। कांग्रेस ने क्या कहा था ये भी बता दिया है। अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है ये भी हमने बता दिया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा कर रखिए, और आगे भी अब इस टॉपिक अपडेट देते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे, आप चाहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय जवाहर। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक भी तथ्य पूर्ण नहीं थे जितने भी आरोप लगाए हैं, केवल विभागों के नाम के आगे घोटाला लिख दिया गया था। वो पूरी ये सरकार हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात। अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो 13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है, 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। कुल जवाब दिया। सीएम साहब, अमित शाह जी का बार बार आना हो रहा है, आज भी आ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के दो महत्वपूर्ण विंग है, वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। फिर भी दाल गलने वाली नहीं। इसका अर्थ यही हुआ, नीचे तो साफ है ही, ऊपर भी इनके ठीक ठाक नहीं है, तो उसको ठीक से संयोजित करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं।